उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संसद में नियम 377 के अधीन हिमालयी क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन को आपदा घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से पहाड़ी प्रांत है, जलवायु परिवर्तन से खेती किसानों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी काफी समस्या सामने आ रही है। वहीं इसी को लेकर आपको बता दें कि गुरुराम राय पीजी कॉलेज देहरादून के प्रोफेसर मेहरबान सिंह गुसाई ने कहा कि ये मांग काफी सही है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का असर काफी दिख रहा है। बेमौसम तमाम तरह के परिवर्तन सामने आ रहे हैं। इसके साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों में भी कई बातों की अनदेखी की जा रही है, जिसका असर भी सामने नजर आ रहा है। देखिए, जैसा हमारे सांसद जी ने उठाया कि जलवायु परिवर्तन को एक आपदा घोषित किया जाए, तो अगर आप देखें विगत जो है 8 या 10 वर्षों से अगर आप देखें उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड या पूरे विश्व के संदर्भ में जलवायु में ऐसा परिवर्तन आया है जिसको जो है अब आम आदमी की समझ से वो बाहर हो गया है। ठीक है? स्पेशली हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में किस समय बर्फ पड़ जा रही है, किस समय लैंडस्लाइडिंग हो जा रही है, बारिश की मात्रा का अनुमान लगाना जो है अब लगभग मुश्किल हो गया है। ठीक है ना? ऐसी परिस्थिति में हमने जो है केदारनाथ वाली आपदा देखी, उसके बाद जो है रैणी गाँव की जो आपदा देखी, जिनका आप अब अनुमान नहीं लगा सकते कि उनके साथ में कितनी क्षति होगी। अब वर्तमान में जो आपकी जो है परियोजनाएँ चल रही हैं, उन परियोजनाओं में आपने जो है जलवायु को या जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले 5 और 10 वर्षों में जलवायु कितना जो है अपना जो है कुप्रभाव हम लोगों पर डालेगी, इसको दृष्टिगत देखते हुए हमको अब भावी हिसाब से जो है उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और निश्चित निश्चित तौर पे जो है जलवायु को एक आपदा घोषित करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम क एटलीस्ट जो है उस आपदा से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पहले से मजबूत रखेंगे। उसके लिए जो है एक टास्क फ़ोर्स बनेगी। हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनको पहले से जानकारी दी जाएगी कि भाई जल आपदा हमारे वहाँ जो है हमारे जीवन का हिस्सा हो चुकी है, तो वो उसके लिए तैयार रहेंगे। अगर मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी आपको बोलूँ तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जो है व्यवस्था की जो है सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है और आप देखेंगे कि चाणक्य ने उस पुस्तक में एक पूरा अध्याय ही जो है आपदा प्रबंधन के लिए दिया हुआ है। तो जब जो है हमारे जो है जो चिंतक हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं 2000 ढाई हजार वर्ष पूर्व जो है आपदा के प्रति सचेत हो सकते हैं और उससे एक व्यवस्था उसके लिए एक व्यवस्था को पहले से पूर्व तैयार रखने के लिए बात कर सकते हैं। तो वर्तमान में तो आपके पास बहुत सारी टेक्निकल और अन्य व्यवस्थाएँ हैं, तो क्यों ना आप जो है इसको पहले से ही उस कैटेगरी में रखें ताकि हम जो है उस आपदा से निपटने के लिए जो है अपनी पहले से ही तैयारी करके रखें और जनजीवन और अन्य क्षतियों से जो है अपने समाज को। देश भर में तमाम कांग्रेस नेताओं और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में आज उत्तराखंड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता की और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं गोगी ने सीबीसीआईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी की हर अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने पर भी केंद्रीय एजेंसी को बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है। देखिए, भाजपा पे ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है कि जो नेता जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या भ्रष्टाचार के आरोपों में वो शामिल हैं, जैसे ही वो भाजपा का दामन थामते हैं, सारे आरोप और उनके पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे हमारे नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री से लेके शुभेंद्र अधिकारी जी और भी जो अधिकारी हैं, और भी जो नेता हैं, जैसे ही ये भाजपा का दामन थापते हैं, सीबीआई ईडी की जो जांच है रुक जाती है। और साथ साथ नगर निगम देहरादून के भी कुछ इश्यूज़ हैं, भ्रष्टाचार के इश्यूज़ हैं और जो स्मार्ट सिटी के कामों के चक्कर में लोगों को नुकसान हुआ है, इन सभी इश्यूज़ को लेकर 18 तारीख को हम लोग
प्रशासक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और जो भी इश्यूज हमारे नगर निगम मालिकाना हक को लेके हों, और साथ साथ जो एक वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आ रही है, जो बीएलओ इन्होंने निर्धारित बनाए हैं, वो बीएलओ स्वयं मौके पर न जाके आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करा रहे हैं। बहुत सारे बिंदु, इन सभी बिंदुओं को लेके हम लोग 18 उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, भौरियाल विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और कई कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जनपदों से विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास रहती है। आपको बता दें कि इसी क्रम को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। जनता पार्टी ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में एक निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारी अपने नियत तिथि के अनुसार प्रदेश कार्यालय में बैठकर अपना समय देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से वार्ता करी और उनके समय अनुकूलता के हिसाब से जो तिथियां उन्होंने दी हैं, उस तिथि के अनुसार एक कैलेंडर बनाया गया है। सभी पदाधिकारी बैठना प्रारंभ कर चुके हैं। जो जो तिथियां उनकी थी, उन्होंने जनता की, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना प्रारंभ कर दिया है। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में आता है अपनी समस्याओं को लेकर किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए, तो उनके समय अनुकूलता के अनुसार वो पदाधिकारी उनसे मिलते हैं और उनकी जो समस्या है उसको सुनते हैं, और उस समस्या को सुनने के बाद अगर सरकार से संबंधित है तो वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भी महामंत्री संगठन और किसी और से है तो वहाँ उनकी बात पहुँचेगी। इसलिए निरंतरता बनी रहे और प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में आए उनको यहाँ पर प्रदेश का पदाधिकारी। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से ही 2021 से लगातार यूसीसी को लागू करने की बात की जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसे ड्राफ्ट में क्या है, क्या कुछ इसमें रखा गया है, यह सरकार ने भी सार्वजनिक नहीं किया है। और जो उस कमेटी की रिपोर्ट का अध्यक्ष कर सके उसके लिए भी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। तो वहीं मथुरा दत्त जोशी ने यूसीसी को बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया है। अगर बात करें सर, उत्तराखंड में जो है नए साल में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही कह रहे हैं कि विधानसभा का इसके लिए विशेष सत्र। देखिए, जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया, तब से लगातार 2021 से यूसीसी की बात कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है, इसको अभी तक सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। न सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट पर कोई अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई है, और क्या ये लाना चाहते हैं, क्या इनके ड्राफ्ट में है, क्या इनकी मंशा है, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं, कस्टम हैं, कल्चर हैं, कानून हैं। कुमाऊं का अलग कानून है, गढ़वाल का कुछ एरिया का अलग कानून है, कुछ ब्रिटिश कानून से गवर्न होते हैं, जनजातियों के अपने स्थानीय रूल्स और रेगुलेशन हैं। उसमें क्या होगा, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से यूसीसी के मामले पर एक राजनीतिक एजेंडा रहा। राजनीतिक उद्देश्य के तहत यूसीसी की बात करते हैं और देखते हैं ये क्या लाते हैं, क्या इनका ड्राफ्ट आता है। अगर ये सत्र बुलाएंगे तो सदन में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के विधायक यूसीसी के ऊपर अपने विचार। उत्तराखंड में केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अरुण
हलदार 27 दिसंबर को दिनेशपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बंगाली महासभा उत्तराखंड के द्वारा नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि बैठक में अरुण हलदार भव्य स्वागत की तैयारी के लिए 20,000 लोग एकत्र करने के लिए कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने कहा कि समाज की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बंगाली महासभा संघर्षरत है। अनुसूचित जाति के मुद्दे को लेकर आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार से दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में कई बार मुलाकात की गई और उन्हें समस्या से अवगत भी कराया गया। उन्होंने अपने स्तर से समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में 27 दिसंबर को उनका दिनेशपुर आगमन हो रहा है। देखिए, हमारा काफ़ी समय से एक प्रयास है कि अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो, जिस पर उत्तराखंड बंगाली महासभा द्वारा लगातार कई दौर की बैठकें दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हो रखी है। उसी में अब 27 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हलदार जी स्टेडियम दिनेशपुर में पहुँच गए, जिनका एक भव्य स्वागत और सम्मान होना है और संपूर्ण बंगाली समाज एकत्रित होकर उनका सम्मान करना चाह रही है और सम्मान होना है। देखिए, ये एक मनोभावना है, ऐसा कुछ नहीं। बंगाली समाज सब एक है। संगठन कई होते हैं, संगठन अपनी विचारधारा के, उनके अलग विचारधारा है, सबके अलग विचार। ये एक समाज का कार्य है। मैं तो चाहूँगा सब अपना संगठन में कार्य करें, लेकिन इस कार्यक्रम में अपना योगदान है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन आदरणीय अरुण कुमार हलदार जी दिनेशपुर पहुंच रहे हैं। 27 तारीख को 27 दिसंबर को दिनेशपुर पहुंच रहे हैं और हम लोगों की जो बहुत ही पुरानी मांग थी, अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, इसी संबंध में पूरे बंगाली समाज और जो हमारे बंगाली समाज का समर्थन करते हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 27 तारीख को दिनेशपुर पहुँचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम लोग जो है आदरणीय अरुण कुमार हलदार से 3 बार मिल चुके हैं और उनका ये कहना है कि मैं आऊँगा और वहाँ पे स्थिति देखूंगा किस तरीके से रहन सहन है आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जाके आप जो है मोदी जी से संपर्क करेंगे, उसके बाद अमित शाह जी से संपर्क करने के बाद वो कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, हमारे हित में निर्णय लेंगे। और अब की बार हमको पूरा भरोसा है कि हमारे जातियों को जो अनुसूचित जाति का दर्जा। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है बंगाली समाज के लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में बंगाली समाज के लोग बसे हुए हैं, जो आज़ादी के बाद विस्थापित होकर पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या जो है अनुसूचित जाति की है, जो भारत में 7 राज्यों में जो विस्थापित बसाए गए हैं उनको वहाँ पे सुविधा मिल रही है। केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसे बंगालियों को जो है ये सुविधा नहीं मिल रही है। इसको लेकर 70 साल से यहाँ के जो बंगाली समाज के लोग, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो संघर्ष कर रहे थे और लगातार संघर्ष हम लोग भी, जो नई पीढ़ी है वो भी हम कर रहे हैं। ये करते करते जो अब हम जो है, हमारी एक संस्था है बंगाली महासभा उत्तराखंड, तो हम लोगों ने प्रयास करके जो है जो भारत सरकार के जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, वहाँ पे एक बंगाली समाज के व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है और भी विस्थापित। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन में लिप्त डंपर और 2 जेसीबी को सीज न करने और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जसपुर विधायक आदेश चौहान ने आज अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एसडीएम द्वारा अवैध मिट्टी खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न करने के आश्वासन के बाद भी मामला शांत हुआ। अभी इसलिए कहना चाहता हूँ कि एसडीएम ने बताया कि भाई पुलिस समय से होगी, तो मैंने एसएसपी से बात की कि भाई आप अगर प्रशासन हमें फोर्स मांगे तो आपको भेजनी चाहिए। क्या तहसीलदार ने भी कहा कि पुलिस लेट पहुंची जब तक वो लोग भाग चुके थे। फिर मैंने जिलाधिकारी को भी ये बात अवगत कराई। तो इसमें पुलिस को भी प्रशासन की मदद करनी है, क्योंकि अवैध काम रोकना सभी की जिम्मेदारी है। कुछ था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ जगह अवैध खनन हो रहा है, तो उसमें हमने यही बोला है कि उसकी जो जाँच की जा रही है, उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें की गई। हमने उसमें जेसीबी यहाँ पे उसको सीज किया है और नई जो भी उसमें कार्रवाई उससे रिलेटेड है उसका रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो है उसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। सर, उनका आरोप है कि मैं उनका आरोप मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये था कि जहाँ पे
वो जगह है वहाँ पे एक पट्टा भी अलॉट हुआ है मिट्टी उठाने के लिए, तो उसको दोनों चीज़ों को देखा जा रहा है। यदि उस क्षेत्र से बाहर किया गया हो तो जो भी उसमें नियम शर्तें होंगी। उत्तराखंड के देहरादून में नशे की तस्करी करके लाखों की संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती करते हुए उनकी चल एवं अचल संपत्ति को सीज किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड एसटीएफ ने ऋषिकेश के कुंजा ग्रांट से जून में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं इन दिनों आरोपियों के पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। और जब एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों ने नशे की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने दोनों तस्करों के 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। वहीं लेन देन में शामिल होने वाले इनके अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। देखिए, इसमें बिल्कुल जो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। जब भी किसी केस में बरामदगी की जाती है तो वो सप्लाई कहाँ से आ रही थी, उस पूरे लिंकेज पर काम किया जाता है और आगे किसको सप्लाई की जानी थी। जैसा कि इस केस में भी जो मैं बात बता रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें जो बरेली के 2 मेन सप्लायर थे जहां से सप्लाई आ रही थी, उन दोनों लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा लगातार इसमें जो भी पूरे लिंकेजेस पर काम किया जाता है, केवल जो कैरियर है उसको पकड़कर नहीं छोड़ा। क्या पूरा ये मामला है और कितनी संपत्ति जो है चिन्हित की है? देखिए, माह जून में एसटीएफ की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। इसमें मौके से एक तस्कर को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ में और जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसके आधार पर कुल मिलाकर 4 तस्करों को, जिनमें से कि 2 बरेली के रहने वाले थे और 2 विकास नगर देहरादून के रहने वाले थे, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जाती है, उसको करते हुए हमारे द्वारा पाया गया कि इन लोगों का कोई भी इनके द्वारा आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी इनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनके द्वारा काफी अधिक संपत्ति जो बनाई गई थी, जिसमें चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थी। उन सब की डिटेल्स कलेक्ट करके ये सामने आया कि लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले। खबर उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुनीत बंसल के साथ वार्ड वाई और सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और साथ ही कर्मचारियों के साथ अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की मांग है कि हमसे अच्छा व्यवहार किया जाए और अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाए। इसमें हमारे साथ स्टाफ नर्स भी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सभी काम पर तभी जाएंगे जब डॉक्टर पुनीत द्वारा उनसे माफी मांगी जाएगी। डॉक्टर पुनीत बंसल जी सर्जन के उपलक्ष्य में ये धरना चल रहा है। उनके साथ हमारे 2 कर्मचारी वार्ड बॉय अकरम गाजी और सफाई कर्मचारी श्री रवि कुमार जी के साथ गलत व्यवहार किया गया और गाली का भी प्रयोग किया गया, जिस पे कि हम रात्रि ड्यूटी पर उपलब्ध थे। 2 से 8 वाली हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। इनके साथ हमारे साथ आय व्यवहार ऐसा ही रहता है इनके साथ समस्त कर्मचारी, जिससे कि हम इनके विरुद्ध धरने पर बैठे हैं। समस्त फार्मासिस्ट संघ, समस्त स्टाफ नर्स और समस्त कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधित सरकारी हमारे साथ धरने में उपलब्ध हैं। कृपया लाए, इनके विरुद्ध हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारा कोई कार्य वो नहीं होगा हम धरने पर से नहीं उठेंगे सर। अपने व्यवहार में अच्छा आचरण लाएं और हमसे माफ़ी मांगे सर। धरना सीएससी जसपुर उधम सिंह नगर। हमारी ड्यूटी 2 से 8 चल रही थी, जिसमें 2 केस आए रोड एक्सीडेंट। हम उसमें काम कर रहे थे और जिसमें डॉक्टर थे पुनीत बंसल जी सर्जन साहब हमारे, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करा और उनके जो पेशेंटों के साथ वाले थे उनके सामने किया। हमारे सामान को ठेस पहुंची है, तो हमने अपने साथियों से कहा, तो इस वजह से हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं सर। ये जब तक माफ़ी नहीं मांग लें और अच्छा अपना व्यवहार में चेंज आए तब तक है सर। चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन में 4 या 5 कर्मचारी शामिल हैं। एक्चुअली हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर पुनीत बंसल जी कल शाम को इमरजेंसी में काम कर रहे थे, तो उसमें 1-2 कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, खड़े हुए थे वहाँ पर देख रहे थे। तो उनके द्वारा उनको कुछ बोला गया कि आप लोग जब काम नहीं कर रहे हैं तो बाहर जाकर बैठ जाइए। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू हुआ नहीं है
कि उसके लिए धरने पे बैठा जाए या कुछ और इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट की जाए। कुछ कर्मचारी हैं जो काम करने में आनाकानी करते हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर भी हमने सुबह कर्मचारियों के साथ बातचीत की, जो कर्मचारी थे, और उनको डॉक्टर साहब के साथ बैठाया, बातचीत कराई आपस में। लेकिन बातचीत करने के बावजूद भी वो फिर दोबारा से वहीं पर बैठे हुए हैं। ये लोग काम करने में आनाकानी कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। सारी समस्या ये हो रही है। ऐसे लोग जो कर्मचारी काम नहीं करेंगे, धरने पर बैठेंगे बगैर किसी परमिशन के, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में। उत्तराखंड के किच्छा में प्रशासन द्वारा कुछ माह पूर्व अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी। आपको बता दें कि भूमि पर बेंडिंग जोन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई थी। प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि कुछ माह पूर्व प्रशासन द्वारा हल्द्वानी मार्ग पर वर्षों से काबिज करीब 240 दुकान मकान को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि को खाली करा दिया गया था। अब रेलवे पटरी किनारे सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा नगर के ठेले फल व्यापारियों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। इसी योजना को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जबकि हम यही कह रहे हैं, चलो हम उजड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रेहड़ी ठेले का जो है प्रावधान सबसे पहले हमें दिया जाए, सबसे पहले हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपना भरण पोषण सब लोग कर सकें। लेकिन ना उसके लिए भी कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए। और दूसरी बात रही बंडिया और किच्छा, बोले वो भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। किच्छा में आपने सब निशान लगा के छोड़ दिया गया और हमारा निशान लगाने के बावजूद भी आपने हम लोगों की दुकानें तोड़ दी। इस तरीके ये भेदभाव नहीं है, क्या है? आपका कहना है कि पहले जिन लोगों को उजाड़ा गया, जी, पहले उनका प्रथम हक उनका है, बिल्कुल प्रथम हक उनका है और सभी का आएगा। क्योंकि उधर भी सब गरीब लोग रह रहे हैं, उनको रहने की झोपड़ी उपड़ी जो भी है बेचारे जैसे तैसे रह रहे हैं। यहाँ पे भी लोग रेहड़ी ठेले लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो लोग उजड़े हैं पहले सबसे सर्वप्रथम उनको जगह दी जाए। उसके बाद में देखिए, आप देखिए जगह बहुत है, आप अपने हिसाब से करिए जो करना है, लेकिन कम से कम सर्वप्रथम यहाँ पे दें आप जो लोग उजड़े हैं। तो ये वाली मांग अगर आपकी पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति हम लोग व्यापारी आपस में मिलकर बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो हमारी दुकानें जब टूटी थी तो ना कोई नेता आया था, ना कोई प्रशासन, कोई हमारे साथ में नहीं था, सब शांत थे और हमारी दुकानें तोड़ दी गई। और जो कि 99% लोग आज बेरोजगार है, समझे। और उसके बाद में भी हम लोग सब। उत्तराखंड के रुड़की में 5 दिन से लापता साकिब का शव लंढौरा से मिलने के बाद पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग के अलर्ट होने के बाद हत्यारों के कई राजों से पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि साकिब की उसी के साथियों ने बैंक लूट की योजना में साथ न देने पर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस और CIU की टीम ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए इन लोगों को लूट के लिए ऑनलाइन इकट्ठा किए गए औजारों सहित गिरफ्तार कर लिया है। दिन पूर्व 8 तारीख को साकिब की एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिस पर कुछ लोगों पर शक था। उसी बेस पे पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल 14 तारीख को जब उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई, उसके बाद जो संदिग्ध लोग थे उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 इसमें जो हमारे मुख्य अभियुक्त थे उनकी इसमें अरेस्टिंग की गई है। और इसमें जो दोनों अभियुक्तों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया था। साथ में इससे पूर्व में 26/11 को एक घटना और हुई थी जिसमें नेत्रपाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या। देश भर में मनाई जाने वाली दिवाली के 1 महीने बाद उत्तराखंड के विकास नगर में बूढ़ी दीपावली जौनसार बावर में बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जौनसार बावर क्षेत्र में 5 दिनों तक चलने वाली इस बूढ़ी दीपावली में आखिर क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की लगभग 29 खतों से जुड़े 260 से अधिक गाँव में बूढ़ी दिवाली का जश्न परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। और ये जश्न अगले 3 दिन चलेगा। लगभग मतलब जैसे कलौसा रात थी, बड़ी दिवाली थी, लोगों ने होलियात निकाली, मशालें जलाकर चीड़ और बीमल लकड़ी की। आज बिरूड़ी है, बिरूड़ी के रूप में आज स्थानीय महिलाएं पुरुष एक दूसरे को अखरोट और चिवड़ा मुड़ी जो नए धान की बनती है उसको भेंट करते हैं। वो आपसी सामाजिक सौहार्द और क्या कहते हैं सामाजिक एकता का प्रतीक है। और फिर नाच गाना होता है। फिर जंदुई मेला है, जंदुई मेले में काठ से बने हाथी और हिरण को नचाया जाता है। और हर साल मनाया जाने वाला गीता जयंती पर्व इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जाएगा।
हरिद्वार के भीमगोडा स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों और अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों ने गीता जयंती मनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि आने वाले 23 दिसंबर को होने वाली गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें सभी सनातनियों से आग्रह किया जा रहा है कि 23 दिसंबर को 11 बजे सभी लोग जहां पर भी हो 1 मिनट के लिए भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता ज्ञान से जोड़ने के लिए इस बार ये अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ जुड़ेंगे। ये जीव गीता का ये आह्वान अभियान के रूप में कि गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम मध्य 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ जो जहाँ है वहीं से 1 मिनट गीता से जुड़ें और लक्ष्य है हम एक बने, हम नेक बने, जुड़ें गीता से, जोड़ें गीता से, बढ़े मुस्कुराती सद्भावना में मानवता की ओर। पूजनीय महामंडलेश्वर आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज ने एक अभियान चलाया है जिसमें हम लोग ठीक 11 बजे एक श्लोकों के माध्यम से एक वातावरण बनाएं और एक संकल्प लें कि हम लोग जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं सभी लोग उसका उच्चारण करें ताकि हमारे विश्व का कल्याण हो। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। कोशिश करेंगे कि पूरे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो और एक सफल या अभियान बने और आने वाले और समय पे